बाकी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यूनिट एंड डायमेंशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट हैं, सही गलत बताना है। पहला स्टेटमेंट एज यूजुअल, जो दिन में 2-4 बार आप सोचते समझते होंगे कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों की डायमेंशन सेम होती है। बात सही है या गलत? इतने प्रैक्टिस किए हैं आप, ये बात आपको याद हो गई होगी कि ये बात सही है। अगर नहीं याद हो गई है तो ये वाला फॉर्मूला आपने बोर से एटॉमिक मॉडल में किया होगा, दैट इज L बराबर NH/2 पाई। L हियर इज एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट MVR इक्वल टू NH/2 पाई। इस फॉर्मूले में n ये रेशियो है, डायमेंशन नहीं होती, 2 पाई डायमेंशन नहीं होती, सो H और L एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट विल हैव सेम डायमेंशन। नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पता लगाना चाहते हैं कि इन दोनों की डायमेंशन सेम है या नहीं। तो लीनियर मोमेंटम होता है L और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टाउ। ठीक, ये दोनों की डायमेंशन अगर सेम है तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो पाएंगे क्या, इट विल कम आउट टू बी व्हाट, डायमेंशन लेस। तो L यानी कि एंगुलर N मतलब लीनियर मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी। टॉर्क विल बी व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F की जगह आप चाहें तो ma रख सकते हैं और m से m को कैंसिल कर सकते हैं। फिर a की जगह पर v/t रख सकते हैं और ये r ऐसे ही लिखा रहने दो, तो ये भी कैंसिल हो गया। यू आर गेटिंग हियर t/r मीन्स L-1t here is the dimension of the ratio of L and tau. It is not dimensionless, so we cannot say these two quantities will have same dimension. Totally wrong statement, ये wrong ये right। तो पहला आपको सही मार्क करना होगा, ट्रू एंड फॉल्स। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है ये। मीटर ब्रिज का डायग्राम बना देते हैं जल्दी जल्दी। ये एक वायर है, इसका लेंथ दिए हैं 10 सेंटीमीटर है, नहीं इसका नहीं दिए हैं, इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर ही माना जाता है अनलेस बताया ना जाए। इसके बाद में यहाँ पर मीटर ब्रिज का जो सर्किट बन रहा है काइंड ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज ही होता है। इसमें एक यहाँ पर बॉक्स होता है और एक यहाँ पे बॉक्स होता है। इसका रेजिस्टेंस R होता है, इसका रेजिस्टेंस S होता है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू वायर ला करके चेक किया जाता है रिगार्डिंग नल पॉइंट। जहाँ पे नल पॉइंट आता है L दूरी पे तो रिमेनिंग 100 माइनस L रेशियो इक्वेट करा देते हैं। R और S का रेशियो R/S ये L/100 माइनस L, L/100 माइनस L के बराबर होता है। ना तो वैल्यू पुट कर लो। अब ये जो L है नल पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वायर, हियर इज 60, पुट हियर 60, यहाँ पर 60 रखना है, ये 40 हो जाएगा। 60/40 इक्वल टू R/S। एक और बात ध्यानपूर्वक देखो, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप, यहाँ के रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहे हैं ये कि सर जी ये 4.5 ले लो, दूसरा रेजिस्टेंस जो ये वाला है क्या आप निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? ये S निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, 0 से 0 काट लो, ये 2 3 6 2 दूनी 4 सॉल्व कर लो तो 1.5 गुणे 2 यानी कि 3 ओम आ जाएगा। इसको रो L/A से इक्वेट कर दो। रो L/A से जो आप इक्वेट करोगे तो रो की वैल्यू तो प्रश्न में पूछी है, रजिस्टिविटी की वैल्यू प्रश्न में पूछी है। L लेंथ इस वायर की जो आपने यूज़ किया है यहाँ पे, S जिस वायर का बनाया गया है, जिस वायर से मीटर ब्रिज के राइट साइड वाला रेजिस्टेंस बनाया गया है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कर लो। नाउ एरिया ये होता है πr²। पाई r की वैल्यू ये है √7 × 10⁻⁻⁴ देन स्क्वायर ऑफ दैट।
पाई की वैल्यू आप समझ गए होगे कि 22/7 रखने पे ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि ये 7 इसको कैंसिल करेगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, आपकी भलाई के लिए कैलकुलेशन इन्होंने कुछ मुश्किल ना देते हुए ऐसी दी है कि कैंसिल हो जाएगा सब, और आंसर आएगा कि 66 इंटू 10 की पावर -7। इस फिगर की तुलना करनी है इस वाली फिगर से, तो आपको दिख जाएगा कि R विल बी 66। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये 10वीं क्लास के लेवल का क्वेश्चन है कि एक वायर को 5 पार्ट में तोड़ दिया और सब पैरेलल में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ देते तो ये तो कोई ना करेगा, क्योंकि आपने तोड़ दिया फिर सीरीज में जोड़ दिया तो जैसा था वैसा बना दिया। तो उस परिस्थिति में तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, जब तोड़ दिया तो R/n, जोड़ दिया सीरीज में अगर तो मल्टीप्लाइड बाई n, तो वो तो R के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन R इक्विवेलेंट अगर आपने तोड़ दिया तो R/n, पैरेलल में कर दिया तो और एक बार n, ये आंसर हो जाएगा। वैल्यू रख के देख लो, ये n 5 तो 5 का स्क्वायर 25, R/25 पहला आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि अगर सिर्फ ये फार्मूला याद करके आप जा रहे हो तो पर्याप्त नहीं है, इस फार्मूले को भी आप अपनी नोटबुक में ले लीजिएगा, क्वेश्चन वर्बल हो जाएगा। इसीलिए इंटेंशनली ये फिगर ऐसी दी गई है कि यहाँ 414 हो, जो कि एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ दैट, नॉट अप्रॉक्सीमेटली है। तो t बराबर 1600 गुणे 2 3200 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, क्वेश्चन मुश्किल है, मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन है। एक बार हिंट देख लेते हैं। टाइम रिमेन सेम फॉर बोथ x एंड y कंपोनेंट। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्लेन में जब मोशन हो रहा होता है x एंड y कंपोनेंट दोनों ही चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन टाइम वो कड़ी होती है, टाइम वो पैरामीटर होता है जो दोनों ही कंपोनेंट को लिंक कर देता है। तो इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इट विल बी बेटर टू कैलकुलेट टाइम फर्स्ट, टी की वैल्यू पहले निकालें फिर दूसरी चीज़ों पर बात करें। वही यहाँ पे किया गया है। एक्स कंपोनेंट पहले ही डिस्कस कर लिया गया है इस इंटेंशन के साथ कि टी निकल आए। एक्स कंपोनेंट क्यों किया गया है, क्योंकि एक्स के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। ये देख रहे हो, ये एक्स की वैल्यू है, ये देख रहे हो ये ए एक्स की वैल्यू है, एक्स गिवन हो गया है, ए एक्स गिवन हो गया है, और ये वेलोसिटी दी है शुरुआत में, तो यू एक्स की वैल्यू गिवन हो गई है, और टाइम निकालना हमारा इंटेंशन है। तो जो ये चार चीज़ें हमने रिलेट करने का इरादा बना लिया है, तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ इसी फॉर्मूले की तरफ जाओगे, कोई और फॉर्मूला तो है भी नहीं जो इन चार को रिलेट कर दे। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, यू एक्स की वैल्यू कितनी, ये रही 5, ठीक है। फिर 1/2 ए एक्स की वैल्यू ये रही 3, फिर टी नहीं ऐसे ही रहेगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 84, रेस्ट इज कैलकुलेशन। बट थोड़ी हार्ड है कैलकुलेशन, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें एक अनवांटेड रूट आएगा, ड्यू टू दैट क्वाड्रेटिक बिकमिंग डिफिकल्ट। वी हैव टू इग्नोर दैट value. T finally here will come out to be 6, that will be the right value, accepted value. Now we will use that equation. V बराबर u प्लस AT होता है, बट जो जो वेक्टर हैं उनके उनके ऊपर वेक्टर लगा दिया। तो u वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप, u वेक्टर 5i कैप प्लस a वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप। टाइम हम ऊपर निकाल लिए हैं, सॉल्व करेंगे तो v वेक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी। बट हमसे वेलोसिटी पूछे ही नहीं, स्पीड पूछे हैं, जो कि इसी का मैग्नीट्यूड होता है, अंडर रूट ऑफ, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 673, और इसकी तुलना हमें करनी है रूट अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा हियर विल बी 673। ठीक है, अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में एक रिंग है, उसको एक चार्ज दिए हैं, और वो चार्ज इस रिंग में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कंसंट्रेटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली हर जगह ये
डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इस चार्ज की वजह से ही रिंग में अपनी खुद फिर अभी से ही टेंशन होगी, अभी से इसमें स्ट्रेस होगी, लेकिन उस सब की बात नहीं करनी है। इसी के लिए ये वाली लाइन इन्होंने ऑलरेडी दे दी है। हालांकि ये बात अगर मैं ना बताऊं तो चिंता करने की बात नहीं, आपका ध्यान वहाँ तक गया नहीं होगा। अभी एक और नया चार्ज सेंटर पे ले आए हैं, उसको भी रख दिए हैं, तो अब वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। किसको? ये प्लस इसको रिपेल करेगा और ये प्लस इसको भी रिपेल करेगा। तो सेंटर वाला जो प्लस है इस रिंग को एक्सपैंड कराने का, चारों तरफ फोर्स लगाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि इसमें सिमेट्रिकली फोर्स स्ट्रेस पैदा करेगा। बाकी यहाँ पर ड्यू टू दैट जो टेंशन आएगी को निकालने का फॉर्मूला वेरी इजी है। अपने क्लासरूम स्टडीज़ में इसको ज़रूर याद किया होगा, नहीं तो अभी याद कर लो। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो दुनिया याद जानती है कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, आर दूरी पे हैं, तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है। बस जो आपने F लिखा था उसको 2 पाई आर जैसे होता ना, तो 2 पाई F से बराबर करा दो, तो 2 पाई T यहाँ आएगा। फिर उसको के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे, वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 और Q2 प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, इंटेंशनली डेटा ऐसे दिया है कि आपको तकलीफ ना हो। कितना आप लोगों के बारे में सोचते हैं ये लोग, आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। Q2 दूसरा चार्ज, ये प्रश्न में दिया है कहीं और, ये पीको में दे दिया है, चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। पीको में 10⁻⁻12 का फैक्टर आता है, और इसके बाद आर ये भी कहीं दिया होगा, रेडियस। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तब पड़ेगी जब वो क्या कहते हैं लॉन्गेशन वगैरह कुछ पूछें, तो कुछ भी नहीं किए हैं। आर की वैल्यू 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर में ले आए, स्क्वायर ऑफ दैट, यहाँ से टी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। सब कुछ चूँकि SI यूनिट में रखा है तो आंसर न्यूटन में आएगा, 3 न्यूटन आएगा। ये इसको कैंसिल कर देगा। आप नोटिस करिए कोई बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि चीज़ें कैंसिल हो रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन है। इसमें 2 ठो कॉइल लिए हैं, ये एक कॉइल है, ऐसा ना बना के ऐसा बना लो तो ट्रांसफार्मर वाली फील भी आ जाएगी। ये पहला कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है। पहली कॉइल में करंट है, होने से कुछ नहीं होता, करंट को चेंज होना होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन EMI वाले चैप्टर में चीज बताता है कि होने से कुछ नहीं होता, चेंज होना होता है। करंट अगर कांस्टेंट होती तो ये कुछ नहीं हो पाता, दूसरी वाली कॉइल में कोई करंट आती ही नहीं। लेकिन अगर इसमें कांस्टेंट करंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो फिर यहाँ पे करंट आ जाएगी। वो कितनी होगी, यहाँ EMF जो आएगा वो कितना होगा, उसका है ये एक्सप्रेशन। दूसरी वाली कॉइल में आने वाले EMF की पीक वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल I0 हियर इज 5, पुट हियर। नाउ I0 पीक वैल्यू ऑफ द करंट हमने रख दिया है। M की वैल्यू ये भी कहीं ना कहीं दिया है, ये दिया है 0.002, तो 2 गुणे 10 की घात -3 कर लो। ओमेगा ये 50 पाई है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा π/2। इसकी तुलना π/α से करानी है, अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगला प्रश्न ये रहा। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट 10वीं क्लास में पढ़ा है कि अगर एक बाल्टी में उसकी तली में कोई सिक्का है, कॉइन, तो जो अगर हम उसको साइड से देखें एयर के थ्रू तो h हाइट पे दिखाई देगा, ये इसकी रियल डेप्थ है। लेकिन ये दिखाई नहीं देगी अगर हम पानी के थ्रू इसको देखें, ये कुछ ऊपर आ जाती है। ये इसकी अपरेंट डेप्थ जो होती है, अपरेंट डेप्थ जो होती है वो रियल डेप्थ h में इस पानी का या जो भी लिक्विड है म्यू से डिवाइड करने पर आती है।
क्या करें जो अगर यही सिचुएशन हो लेकिन 2 ठो वाटर हो, 2 ठो लिक्विड हो 1 बाई 1, कोई नहीं, इस फॉर्मूले को लगाएं जो ये कहता है कि h बाई म्यू ही तो निकालना है सबके लिए और निकाल के जोड़ देना है। कर लेते हैं। ये है h की वैल्यू पहले लिक्विड के लिए डिवाइड बाई 3/2, फिर h की वैल्यू फिर डिवाइड बाई 8/5। यहाँ पर सरल करें इसे तो ये आ जाएगा 2 2 4, इसके बाद 6 गुणे 5/8। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 31/4, जिसकी तुलना अल्फा/4 से करनी है। 3131 विल बी द आंसर। अगला प्रश्न, इसमें भी जो ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा खुद का बनाया हुआ है। एक स्पेशल केस बार बार पूछा जाता है तो जनता को ज़रूरत होती है इस फॉर्मूले की कि अगर फिज़न हो, क्या फिज़न हो कि अगर हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियाई हो और वो 2 छोटे छोटे पार्ट में टूटे और उन छोटे छोटे पार्ट में खास बात ये हो जाए कि इक्वल इक्वल हो जाएं, जैसे कि a/2 a/2, a/3 a/3, है ना। तो इन दैट केस जो एनर्जी रिलीज होती है का फॉर्मूला वेरी इजी, ये लगाएंगे समय बचेगा, आंसर जल्दी आएगा। बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ये 7.6 8 ध्यान दीजिएगा, ये डेटा इस हिसाब से दिए हैं कि आप यही फॉर्मूला लगाएं जो मैं बता रहा हूँ। डिफरेंस देख रहे हैं आप, 1 का है, वर्बल होने वाला क्वेश्चन है कि 1 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 236 हो गया, आंसर आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लिया जाए। यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ पाइवोट जिसके अबाउट चीज़ें रोटेट हो रही हैं। तो पॉइंट ऑफ पाइवोट में जौन सा मास रखा है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। बाकी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जब घूमेगा तो ये जो सर्कल बनाएगा उसकी दूरी यहाँ से r ही तो होगी। पॉइंट ऑफ पाइवोट से दूरी लेनी होती है, सिंपल सी बात है। तो ये हो, अगर a है दूरी तो m ये और a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया ma²। ऐसे ही इसके लिए भी इसकी दूरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पाइवोट a के बराबर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²। इसकी दूरी यहाँ से a नहीं है, a√2 है भाई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m a/√2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 2ma²। नाउ ऐड ऑल दीज फिगर यू विल गेट व्हाट 4ma²। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, m की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, आंसर 4 गुणे 4 बराबर 16 आ गया। अगला प्रश्न किधर है, ये रहा 57। इसमें दुनिया अगर आपसे कहती है कि x और v के बीच में ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x² / a² + v² / a² ओमेगा² बराबर 1, इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला भी होता है v बराबर a√x², ये वाला करके। एनीवे मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको उस फॉर्मूले की अपनी इम्पोर्टेंस है, यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ चीज़ें आसान होगी अगर आप फेस जो निकालते हैं SHM में को महत्व दें। होता क्या है निकालते ही नहीं है, इसलिए आपको फील नहीं आती। फेस निकालिए, वंस यू कैलकुलेट द फेस एंगल थिंग्स बिकम वेरी इजी एंड टू फील एज वेल। देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कह रहे हैं कि पार्टिकल एग्जीक्यूट वगैरह वगैरह, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ये 4 दिया है, साइन फाई बराबर कह रहे हैं जब इसकी डिस्टेंस मीन पोजीशन से बतानी है कितनी होगी, जब वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर है, मतलब x अभी हमें पूछने का है, बताने का है, निकालने का है। तो v बराबर ये वाला भी लगा के देख लो, v दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी दैट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या चीज़ें वर्बल नहीं हो जाएंगी, इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या मन ही मन नहीं कह सकते कि cos फाई तो 1/2 होता है, तो फाई जो सर जी 60 होगा, और यहाँ अगर हम 60 रख दें तो 4 sin 60 कितना होगा, 4 sin 60 4√3/2 यानी कि 2√3, और अब 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो 4 गुणे 3 12, ये लीजिए आंसर आ गया। अगला प्रश्न,
एक वायर की वजह से, एक वायर की वजह से r दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर अगर हो तो इतनी होती है जितनी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वायर है, एक और वायर है, उसकी वजह से भी इतनी ही होगी, लेकिन इस P पॉइंट पर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों की फील्ड सेम आ रही हैं, B1 बराबर B2 दोनों की फील्ड सेम आ रही हैं, अपोजिट हो जाएंगी तो आंसर 0 आ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अपोजिट आएंगी कि सेम डायरेक्शन में आएंगी? एक तो तरीका, जैसे आपको रूटीन क्लासेस में बताया गया है कि वायर के अलोंग सर्कल्स बनाइए, वायर्स के अलोंग सर्कल्स बनाइए, है ना, उससे भी समझ में आ जाएगी कहानी। दूसरा एक और तरीका जो ना समझ में आए तो डिटेल में डिस्कशन बाद में कर लेंगे, कि ट्राई टू मेक अ क्लोज लूप यूजिंग द गिवन स्ट्रक्चर। माइट बी पॉसिबल क्लोज लूप बने, माइट बी ना बने, जो अगर बने तो जोड़ देना है, मतलब सारी फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, ना बने तो आंसर 0 आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे जो सर जी करंट है ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, क्या ये सब मिला के क्लोज लूप बना रहा है? बना सकता है, बना सकता है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ जुड़ेगा, घटने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर इसमें करंट ऐसी होती तब क्लोज लूप नहीं बन पा रही होती, दैट केस आंसर 0 हो जाता, बट यहाँ होगा डबल ऑफ दैट। ये मल्टीप्लाई किया मैंने, नाउ आर हमें यहाँ पर डी के टर्म्स में ले आना है। डी क्या है समझ रहे हो? डी है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वायर, जो कि आर के बराबर नहीं होगा, जो कि 2r के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर r की जगह d/2 रखा गया है। फिर ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, और अब इसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी है, i की वैल्यू रख देना, कितनी रख देना? जितनी प्रश्न में दी गई है। एंड इसके बाद में r, ये r नहीं है, ये डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन है, जो कि 5 के बराबर है, सेंटीमीटर में है सर, 100 से डिवाइड कर लेना, और म्यू नॉट की वैल्यू ये वाली रखनी है, आई की वैल्यू 10 रखनी है। जो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 160 × 10⁻⁻6 माइक्रो टेस्ला, सॉरी टेस्ला, ठीक। अब इसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो 160 माइक्रो टेस्ला, हियर 160 विल बी द फाइनल आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। यहाँ पर भी ये जो प्रश्न पूछा गया है सेम कॉन्सेप्ट, पहले तो क्वेश्चन ही सेम था, अब सेम कॉन्सेप्ट आगे वाले पेपर्स में भी पूछा गया है। इसमें एक आरसी सर्किट दिया गया है जो कि डीसी बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, पावर्ड है। फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा, स्टेडी स्टेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा, t बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कितना होगा बताना है। अप्रोच क्या होती है, कैपेसिटर को हटा दो अपनी जगह से, तो वहाँ पर जब कैपेसिटर रिमूव करोगे तो आपको 2 ओपन टर्मिनल मिल जाएंगे। ये रहा वो सर्किट, देख लीजिए, यहाँ से कैपेसिटर रिमूव है। अब जब आप कैपेसिटर रिमूव कर देंगे तो जोन से 2 पॉइंट मिले, ये A है, ये B है, के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारा अगला मोटिव होता है। वंस यू कैलकुलेटेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, you have to apply Q बराबर CV. C will be given in the question and V potential difference you have to calculate. Then Q बराबर CV लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, C और V दोनों पता रहेगा। अब हमारा कंसर्न है इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। इसके लिए ध्यानपूर्वक देखो बेटा, इस पॉइंट को अगर हम P माने, इस पॉइंट को Q माने, अगर इसको 0 वोल्ट पर, चूंकि किसी भी पॉइंट को 0 वोल्ट पे हम किसी भी सर्किट में कभी भी मान सकते हैं, तो 0 मान ले तो ये फिर ये 10 वोल्ट पे हो गया, ये जो 10 वोल्ट पे हो गया तो P भी 10 वोल्ट पे होगा, क्योंकि पॉइंट P और M के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, N और B Q के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब बताओ P A और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट है, यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद में P B Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगेन वही सेम 10 वोल्ट है।
इसको और इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें ध्यान से, तो जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, दोनों सीरीज में है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी? V/R, दिस प्लस दैट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? इस रेजिस्टेंस पर के क्रॉस V बराबर IR लगा दो, तो 10/3 × 2 ये आ गया। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे क्या कि ये 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, I निकाल लो, V यानी कि 10/R यानी कि 6 और 4 का टोटल यानी कि 1 एम्पियर। अब Q बराबर CV लगा लो। Q बराबर CV लगाएंगे तो नहीं, अभी Q बराबर CV नहीं, अभी इस रेजिस्टेंस पर V बराबर IR लगा लो, तो हो गया 1 × R की वैल्यू 4। 4 वोल्ट का पोटेंशियल इधर आ गया, 20/3 का इधर आ गया। अगले वाले डायग्राम में इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाला गया है, जो कि 8/3 आया है, और फिर Q बराबर CV लगा दिया गया है। C की वैल्यू प्रश्न में दी गई थी, तो आंसर फाइनली 400 आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, आखिरी है। यहाँ पर अगर ग्रेविटी ना होती तो जो प्रेशर यहाँ होता वही यहाँ होता। बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट से कतई ज़्यादा नहीं होता। तो जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है हर एक जगह पर बी पर ए पर एक जैसी ही होती, लेकिन असली में तो ग्रेविटी होती है सर जी। असली में ग्रेविटी होती है नीचे को, तो नीचे की दिशा में प्रेशर में वेरिएशन आता है। एक्सेस प्रेशर बी पॉइंट पर निकालने का फॉर्मूला होता है HρG। वो एक्सेस प्रेशर इस लिक्विड के वॉल्यूम को, जो कि अगर ग्रेविटी की एब्सेंस में V होता तो अब कुछ कम हो जाता है, V में कुछ कम हो जाता है, कितना? -∆V कम हो जाता है। तो इस परिस्थिति के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। ये फॉर्मूला भी आपने निश्चित तौर पे देखा होगा। अब ये जो वैल्यू है P की यहाँ पे आपने रख दी, तो एक आपको एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन में जो B की वैल्यू प्रश्न में बताई है वो रख देते हैं। B की वैल्यू प्रश्न में जो बताई गई है वो रख दीजिए, H की वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू सारी जब पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2 × 10⁻²। ठीक, तो 2 × 10 की पावर, वैल्यू किसकी कितनी पुट करनी है जरा एक बार फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे लगी, अब समझा देता हूँ मैं। देखिए B की वैल्यू ये रही, दैट इज 2 × 10⁹। H की वैल्यू ये रही 4000। इसके बाद में रो की वैल्यू 10⁻3, G की वैल्यू 10, एंड ये पूरा टर्म एज इट इज को x मान लो। निकालना है, बस ये निकालना है, इतना आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो कह रहे हैं इसकी तुलना इससे करो, अल्फा बताओ, तो 2 के बराबर हो जाएगा। ये कंप्लीट पेपर थोड़ा स्पीड वे में तेज गति से मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है निसंदेह आपको ना समझ आई होंगी, तो चैप्टर वाइज जब डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐड करेंगे अपनी तरफ से और कुछ क्वेश्चंस मर्ज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन बता देंगे और बाकी मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आप करेंगे, तो वो आपकी रियल प्रैक्टिस होगी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो पेपर का सल्यूशन था, इसमें भी लेकिन लर्निंग हुई होगी आपकी। कई 2-4 जगह ऐसी रही हैं जहाँ पर आपको ऐसा सीखने को मिला होगा जो माइट भी आपके लिए यूनिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।